हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार। अपने टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर अपने पढ़ रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है ये कर चुके हैं अपने, इसके पार्ट्स को अध्ययन भी अपने कर चुके हैं। अब आगे करते हैं ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, विद्युत वाहक बल समीकरण। जो ट्रांसफार्मर होता है उसके जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन कारकों पे डिपेंड करता है, वो आज अपने पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। ये अपने एक ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाइंडिंग है और एक ये वाइंडिंग है। तो इसको जब ऐसी स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है, ये जो वाइंडिंग है इसमें टर्नों की संख्या है NP, यानी कि प्राइमरी, इसको प्राइमरी वाइंडिंग होगी। ये अपनी क्या होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को आपने लिख दिया NP से, NP प्राइमरी में टर्नों की संख्या, और इसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल अपने मान लिया EP, यानी कि P प्राइमरी में विद्युत वाहक बल। इसी तरीके से सेकेंडरी जो है इसमें टर्नों की संख्या NS, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, और ES होगी सेकेंडरी में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल। अब देखो क्या होता है कि जब एक वाइंडिंग को ऐसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है IP, ठीक है। जब ये धारा प्रवाहित होती है इस कोइल में से, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब किसी कोइल में धारा फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। तो जब ये धारा इस कोइल में से फ्लो होगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स फाई पैदा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो अपना स्रोत है ये ऐसी स्वभाव का है, अल्टरनेटिंग करंट स्वभाव का है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगी। तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, एक EMF EP, इसे बोल दिया अपने। इसमें जो अपना जनरेट होगा EMF वो हो गया EP प्राइमरी में जनरेट होने वाला EMF। अब ये EMF किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ये EMF तीन चीज़ों पे, ये जो जनरेट हो रहा है EMF ये किस पे डिपेंड करेगा, φm यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स। इसमें जितना ज़्यादा अधिक मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी f यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी अपने आ रही है उस पर डिपेंड करेगा, और n यानी कि टर्नों की संख्या। कोई वाइंडिंग है उसमें इन तीन चीज़ों पर ये EMF डिपेंड करेगा। अधिकतम फ्लक्स कितना बन रहा है, उस सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसमें टर्नों की संख्या कितनी है। और इसी तरीके से यदि अपने बात करें प्राइमरी की, ठीक है, EP में क्या होगा, यदि प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो φm F और NP। तो ये हो जाएगा प्राइमरी के लिए, क्योंकि ये दो चीज़ें जो होगी φm और F, ये दोनों चीज़ें इस वाइंडिंग के लिए और इस वाइंडिंग के लिए, दोनों के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो चेंजिंग किस में होगी, टर्नों की संख्या में। यहाँ टर्नों की संख्या अलग है और यहाँ टर्नों की संख्या अलग है, क्योंकि जो φm यानी मैक्सिमम अधिकतम फ्लक्स है वही यहाँ पर इस से लिंक होगा। जैसे बताया था आपको, न्यूटन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, उसकी वजह से क्या होगा, इस पे ये जो φm है ये यहाँ से लिंक होगा, और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो ये दोनों चीज़ तो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो प्राइमरी में बनने वाला EMF प्राइमरी में टर्नों की संख्या पर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से सेकेंडरी में बनने वाला जो अपना होगा वो NS टर्नों की संख्या पे डिपेंड करेगा। इसके बाद अब क्या होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, ये अपने एवरेज वैल्यू लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि 2 बार अधिकतम और 2 बार मिनिमम मान पे अपना ये अल्टरनेटिंग करंट पहुंचेगी। तो इसको अपने एवरेज लेके चलेंगे 4 से, क्योंकि 2 बार अधिकतम और 2 बार मिनिमम, यानी कि 4 बार शून्य और अधिकतम के मान को ये कैरी करेगी। तो अपने अधिकतम मान जो एवरेज वैल्यू लेंगे 4, तो E बराबर हो गया 4 × φm F n, ठीक है। ये अपनी एवरेज वैल्यू है, अपने एवरेज लेके चलेंगे। इसके बाद में साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, वो क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। इसके बाद RMS वैल्यू, जब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो RMS वैल्यू के बराबर क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू गुणा में फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्म फैक्टर है, ठीक है। तो RMS वैल्यू बराबर क्या आ गया, एवरेज वैल्यू गुणा में 1.11। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपको पता है 1.11 होती है। तो RMS वैल्यू बराबर क्या हो जाए, एवरेज वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रही 4 × φm F n, 4 × φm F n गुणा में क्या होता है, फॉर्म फैक्टर 1.11। जब 1.11 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 4.44 φm F n, ठीक है। ये अपनी क्या बन गई, EMF इक्वेशन। यदि इसके लिए बात करें प्राइमरी के लिए, तो EP के लिए क्या लिखेंगे, यदि प्राइमरी के लिए बात करें तो EP RMS वैल्यू EP के लिए हो जाएगा 4.44 φm F, यहाँ पे क्या आ जाएगा NP,
इसी तरीके से सेकेंडरी के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, ई एस बराबर 4.44 φm FN S। ठीक है, ये प्राइमरी के लिए EMF इक्वेशन आ गई और ये सेकेंडरी के लिए EMF इक्वेशन आ गई। अब इसमें E क्या है, E है EMF विद्युत वाहक बल और इसका मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि वोल्ट में विद्युत वाहक बल कितना है। φm यानी कि टोटल फ्लक्स इन कोर, एक कोर के अंदर जो टोटल फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स कितना है, वो हो गया φm के वैल्यू, और इसका मात्रक क्या होता है वेबर, वेबर में इसको लेंगे। F क्या होती है फ्रीक्वेंसी, किसमें, हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी सप्लाई की। N क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि टर्नों की संख्या कितनी है, प्राइमरी में कितनी है और सेकेंडरी में कितनी है। ये होगी 1 नंबर इक्वेशन और ये होगी 2 नंबर इक्वेशन। प्राइमरी में ये होगी अपने और सेकेंडरी में ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, प्राइमरी के लिए क्या इक्वेशन आई अपने पास, EP प्राइमरी में जनरेट होने वाला EMF 4.44 φm FN। यहाँ पे EP क्या था प्राइमरी में विद्युत वाहक बल, NP प्राइमरी में टर्नों की संख्या और M φm फ्लक्स, फ्लक्स और ये चीज़ें क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। चेंज कितने का होगा, टर्नों की संख्या, तो EP समानुपाती क्या हो जाएगा NP, ये चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। तो इसके बाद ES समानुपाती क्या हो जाएगा NS। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होगी, जब समानुपाती को हटाएंगे तो क्या होगा EP बराबर KNP, एक कांस्टेंट लगेगा K। इसी तरीके से इसमें करें तो ES बराबर KNS, यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा EP बटा में NP, और यहाँ से K की वैल्यू निकालें तो ES बटा में NS, और फिर क्या आएगी K की वैल्यू, या इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ES बटा में EP। अपने सेकेंडरी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, रेशो का मतलब जो सेकेंडरी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो ES बटा में EP क्या हो जाएगा NS बटा में NP बराबर K। ये जो K है ये क्या कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। ठीक है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ES बटा में EP यानी कि सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल और प्राइमरी का विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है, या सेकेंडरी में टर्नों की संख्या का और प्राइमरी में टर्नों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इसके बाद में यदि अपने बात करें पावर के लिए तो पावर प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी में पावर हमेशा अधिक होगी सेकेंडरी से, लेकिन अगर अपने बात करें आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होगा अपने लेके चलें, अगर आइडियल लेके चलें तो प्राइमरी में जितनी पावर होगी वही क्या होगी सेकेंडरी में होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो क्या करती है सेम पावर और सेम फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करती है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर या आदर्श ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें क्या होगा सेकेंडरी में पावर बराबर क्या हो जाएगी प्राइमरी में पावर। अब पावर बराबर VI, IS इंटू में ES, और PP यानी प्राइमरी में जो पावर होगी वो क्या होगी IP इंटू में EP। तो यहाँ से क्या करेंगे ES को ये रखेंगे और इधर ES को इधर लेके आएंगे, ES बटा में EP, यहाँ क्या हो जाएगा IP और ये IS इधर चला गया, तो ये क्या आएगा ES बटा में EP बराबर IP बटा में IS। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मिले अपने पास कौन कौन से, देखो ES बटा में EP बराबर क्या है NS बटा में NP बराबर, अब ES बटा में EP, ES बटा में EP के बराबर IP बटा में IS भी है, तो IS बटा में IP। ये क्या होते हैं अपने ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ES का मान अपने को दे दिया जाता है, EP का मान अपने को दे दिया जाता है, NS का मान दे दिया जाता है और NP का मान पूछ लिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को दे सकते हैं, इन तीन चीज़ों का मान देके इसका IP का मान पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होते हैं K बराबर ES बटा में EP बराबर NS बटा में NP बराबर IS बटा में IP। ठीक है, ये अपने किया था ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।